जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में लाइव आया हूं। मैं आप सभी लोगों को अपने परिवार टॉपर्स आईक्यू पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपने जो पिछले वीडियो पर अपना प्यार दिखाया है, उस प्यार का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। उसी प्यार के देखते हुए मैं अपने शरीर के अंदर एक एनर्जी आ गई। उसी एनर्जी के थ्रू मैंने इस पीपीटी को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया आप लोगों के समक्ष। आप इस पीपीटी को देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सब इसी से बेस्ड हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बता दें कि जो एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस इसी पीपीटी से आ रहे हैं। अगर आप इसी पीपीटी से क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो उम्मीद है कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, ये क्वेश्चन केवल आपको 12 दिखते हैं नंबर्स में, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करते हैं कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन को यहाँ पर स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब आप अगर हमारे 1 घंटे की क्लास करते हैं, कम से कम आपका 200 से 300 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा। जो भी दिक्कत होगी आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें। आप अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। ठीक है मित्रों, देखिएगा आपका आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। क्या मित्रों, ये पहला क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन है आप देखिएगा। पूछ रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। क्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्या मित्रों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। पहला ऑप्शन इसमें है महावीर स्वामी। क्या, महावीर स्वामी। सेकंड है ऋषभ देव। क्या, ऋषभ देव। थर्ड ऑप्शन है मित्रों पार्श्वनाथ। क्या, पार्श्वनाथ। फोर्थ है इसमें अजित नाथ। क्या, अजित नाथ। जैसा कि आपको बता दें कि ये जैन धर्म से एग्जाम में कोई न कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। मैं आज जैन धर्म से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जैन धर्म सबसे पहले पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। क्या, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। हम बता दें आपको कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, क्या जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये कौन है आपके, ये आपके हैं ऋषभ देव। क्या, ऋषभ देव। क्या मित्रों, ऋषभ देव जैन धर्म को क्या है, संस्थापक है। ऋषभ देव का एक और नाम है, उसको बोल सकते हैं आप क्या, आदिनाथ। क्या, आदिनाथ। ऋषभ देव को क्या बोलते हैं, आदिनाथ। इन्हें हम लोग आदिनाथ की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं इनका नाम क्या है, आदिनाथ है। पूछता है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। क्या, इनका प्रतीक चिन्ह। क्या पूछता है, इनका प्रतीक चिन्ह। क्या, प्रतीक चिन्ह। क्या पूछता है, प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आपको बताना है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है क्या है, वृषभ है। वृषभ। क्या, वृषभ। वृषभ मतलब बैल होता है, जो कि ये खेती से यानी एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसमें जैन धर्म में क्या बात की चर्चा की गई है, जैन धर्म में अहिंसा की चर्चा की गई। क्या, अहिंसा। क्या, अहिंसा। पूछता है पेपर में कि जैन धर्म में किसकी चर्चा की गई। ऑप्शन दिया रहता है अहिंसा, हिंसा, ऐसे वेरियस टाइप के आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें आपको अहिंसा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अहिंसा के साथ साथ जैन धर्म में बताया गया है कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। क्या, ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी ये लोग क्या थे, नास्तिक। ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में आपको हम बता दें कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ये कौन थे, ये थे ऋषभ देव। क्या, ये ऋषभ देव थे। क्या, ये थे ऋषभ देव। ठीक है, आपको हम बता दें कुछ चीजें और, जैसा कि पूछता है कि पेपर में कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें कौन थे, 24वें तीर्थंकर। कुल मिला के जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, टोटल हुए 24 तीर्थंकर। क्या, टोटल हुए 24 तीर्थंकर। क्या, 24 तीर्थंकर हुए टोटल जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24वें तीर्थंकर ये कौन थे, ये आपके महावीर स्वामी जी। क्या आप लोग इनको जानते ही होंगे, महावीर स्वामी जी। क्या, महावीर स्वामी जी ये 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इसी तरीके से इसमें भी पूछ लिया जाएगा कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह यानी शेर। क्या,
सिंह यानी शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। क्या? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछता है। क्या? 23वें तीर्थंकर कौन है? तो आपको बताना है ये कौन है? पार्श्वनाथ। फिर पूछता है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो सर्प है, सर्प यानी सांप, क्या? सर्प यानी सांप, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में कैवल्य किसको बोलते हैं? क्या? कैवल्य। जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैवल्य। क्या? कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति। क्या? कैवल्य। जैन धर्म में जो कैवल्य होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ज्ञान प्राप्ति होने के बाद लोग को कैवल्य कहते थे जैन धर्म में। ठीक है मित्रों, ये हो गया जैन धर्म में कैवल्य किसको कहते हैं। आपको बता दें कि महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म पूछता है कभी कभी कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकर आपको बता दें, पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम तीर्थंकर हुए, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। ठीक है, इसका पूछता है इनका आखिर जन्म कब हुआ। तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है 540, क्या? 540 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह जन्म के पूर्व हुआ था। ठीक है, पूछता है कि आखिर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। क्या? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है, क्या? महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? आपको बताना है कि कुंडग्राम, क्या? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपको हम अभी बताते चलते हैं कि जो कुंडग्राम वैशाली है यहाँ पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। फिर पूछता है आखिर इनके जन्म पे पूछ लिया पेपर में, तो पूछता है आखिर इनकी मृत्यु कब हुई। क्या? पूछता है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई। क्या पूछता है? महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई। क्या? इनकी मृत्यु कब हुई। तो आपको बताना है कि इनकी मृत्यु जो है 468, क्या? 468 बीसी में हुई। पूछता है कि आखिर इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु हुई कहाँ पे। क्या? मृत्यु हुई कहाँ पे। तो आपको बताना है कि इनकी मृत्यु जो हुई है ये हुई पावापुरी। क्या? पावापुरी राजगीर। क्या? पावापुरी राजगीर। क्या? राजगीर। आखिर पावापुरी राजगीर है कहाँ, ये भी पेपर पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि ये है कहाँ पे? बिहार में। क्या? ये बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में है। मृत्यु इनकी पावापुरी राजगीर बिहार में इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुई। ठीक है, जैन धर्म के बारे में हम सब कुछ जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि आखिर महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। आपको बताना है कि इनके पिता, आपको बता दें जो महावीर स्वामी जी हैं, इनके पिता के बारे में पूछता है। क्या? इनके पिता, आपको बता दें कि इनके पिता क्या थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ। पूछता है कि इनकी माता का क्या नाम है। क्या? इनकी माता का क्या नाम है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इनकी माता का आखिर नाम क्या है। जैसा कि आपको हम बता दें जो भी एग्जाम में बन रहे हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी पेपर से आ रहा है। क्या? सभी क्वेश्चन इसी पेपर से आ ही रहे हैं। आप देखिएगा इनकी माता का नाम आपको बताते चले, क्या नाम है? त्रिशला। क्या? त्रिशला। पूछता है कभी कभी आखिर ये लोग किस वंश थे। तो इनके जो पिता थे या ज्ञात्रिक कुल से, ज्ञात्रिक कुल से, ठीक, ज्ञात्रिक कुल से थे। और इनकी माता जो है, इनकी माता त्रिशला ये लिच्छवी कुल से थी। क्या? लिच्छवी कुल से थी। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है आखिर महावीर स्वामी का एक उपनाम। क्या? इनका उपनाम क्या है। पूछता है कि इनका आखिर उपनाम क्या है। इनका आप उपनाम बताएंगे। इनका उपनाम क्या है महावीर स्वामी का। इनका उपनाम है वर्धमान। क्या? वर्धमान इनका उपनाम है। महावीर स्वामी जी का उपनाम पूछता है पेपर में, आपको बताना है कि वर्धमान महावीर स्वामी का उपनाम है। क्या? महावीर स्वामी का उपनाम वर्धमान है। फिर पूछता है कि आखिर इनकी पत्नी कौन थी। क्या? इनकी पत्नी के बारे में आपको हम बता दें कि जो महावीर स्वामी जी की पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। क्या? इनकी पत्नी का नाम यशोदा।
फिर पूछता है कि आखिर इनकी पुत्री का क्या नाम है, तो आपको बताना है इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शिनी। क्या? अड़ोजा प्रियदर्शिनी। क्या? अड़ोजा प्रियदर्शिनी। आपको प्रियदर्शिनी मात्र याद रखना है। आपको पेपर में एग्जाम में आपको वहाँ पे लिखा रहेगा प्रियदर्शिनी, तो वहाँ पर आपको टच करना है कि प्रियदर्शिनी आप सेलेक्ट कीजिए और ऑप्शन को आप सही तरीके से कर पाएंगे। फिर पूछता है कि आखिर जैन धर्म को सबसे पहले किसने, सबसे पहले जैन धर्म था इसको सबसे पहले किसने अपनाया, तो जो उनके दामाद थे, उनके दामाद का नाम जमाली था। क्या? जमाली। जमाली ने सबसे पहले, जमाली यानी प्रियदर्शिनी के पति जो हैं, यानी जमाली जो इनके क्या थे, दामाद थे। जमाली इनके क्या थे, जमाली इनके दामाद थे। वो सबसे पहले जैन धर्म को अपनाए। क्या? सर्वप्रथम यानी फर्स्ट जैन धर्म को जो अपनाए हैं वो कौन थे, ये जैन धर्म को जो अपनाए हैं वो इनके दामाद महावीर स्वामी के दामाद जो है जमाली ने अपनाया। ठीक है। पूछता है कि आखिर इनके दामाद कौन थे, कभी कभी पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के दामाद, आप लोग याद रखिएगा इनके दामाद कौन थे, जमाली। क्या? जमाली के दामाद थे। आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो क्या होगा पेपर में आप सब क्या होगा इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ और बता दें कि पूछता है कि आखिर इसमें जैन धर्म में भाषा कौन कौन सी थी। क्या? जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? शुरुआती दिनों में जैन धर्म की जो भाषा है, शुरुआती दिनों में जो जैन धर्म की भाषा है ये भाषा कौन थी, यहाँ पे अर्धमागधी। क्या? अर्धमागधी। क्या? अर्धमागधी भाषा ये शुरुआती दिनों में जैन धर्म की भाषा हुआ करती थी, लेकिन समय बीतते गया उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये भाषा प्राकृत भाषा, क्या? प्राकृत भाषा जैन धर्म की महत्वपूर्ण भाषा हो गई। क्या? जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण भाषा है ये प्राकृत भाषा हो गई। क्या? प्राकृत भाषा हो गई। फिर कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि आखिर त्रिरत्न किससे संबंधित है। क्या? त्रिरत्न किससे संबंधित है? क्या? त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो आपको लिखना है कि जो त्रिरत्न है, क्या? त्रिरत्न ये संबंधित है किससे, जैन धर्म से। किससे? आपको बताना है कि जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न में बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है कि सम्यक दर्शन, दूसरा क्या बताया गया है, सम्यक आचरण। क्या? सम्यक आचरण और क्या बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म में जो कुछ भी त्रिरत्न में बताए गए हैं वो चीज़ें आपको हम बौद्ध धर्म में इसी तरीके से बताए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न है। क्या? ये त्रिरत्न है किसके, जैन धर्म की। क्या? जैन धर्म के। ये आपको त्रिरत्न के बारे में हम बता दिए। उसके बाद त्रिरत्न के साथ साथ इसमें 5 महाव्रत है। क्या? जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। क्या? जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत हैं। क्या? महाव्रत जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। इंपॉर्टेंट महाव्रत जो हैं ये 5 पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर ये 5 जो महाव्रत हैं ये है क्या क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो सत्य है, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। क्या? अस्तेय आपको लिखना है। क्या? अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। क्या? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। देखो क्या क्या हो गया, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य ये जो है जैन धर्म के ब्रह्मचर्य ये जैन धर्म के 5 महत्वपूर्ण महाव्रत। पूछता है कि पेपर में आखिर अस्तेय मतलब होता क्या है। क्या? अस्तेय मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है चोरी न करना। क्या? चोरी न करना। पेपर में पूछा जाता है कि आखिर अस्तेय का मतलब क्या होता है, तो आपको लिखना है कि चोरी न करना। क्या? चोरी न करना। अहिंसा मतलब आप जानते हैं कि किसी को
किसी भी जानवर की हमको हत्या नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपरिग्रह में मतलब किसी भी धन को, जो धन है उसे हमें किसी ऐसे तरीके से नहीं इकट्ठा करना है जो तरीका अनुचित हो यानी उचित न हो। क्या? जो तरीका उचित न हो उस तरीके से हमें धन को इकट्ठा नहीं करना है। फिर पेपर वाला पूछता है कि आखिर जिस तरीके से आपको हम बताए थे कि बौद्ध धर्म में 4 समितियां हुई थी, उसी तरीके से आपको हम बता दें कि जैन धर्म की समितियों के बारे में पेपर में पूछता है कि जैन धर्म में कितनी समितियां हुई। तो आपको बताना है कि जैन धर्म में जैन धर्म में 2 समितियां हुई थी। क्या? 2 समितियां हुई थी। कितनी समितियां? 2 समितियां हुई थी। पूछता है कि आखिर पहली और दूसरी समिति कब और कहाँ हुई। क्या पूछता है कि पहली और दूसरी समिति कब और कहाँ हुई थी। पहली समिति आपको बता दें कि आप एक चार्ट बना लीजिएगा। जो पहली समिति है ये हुई थी 300 BC। क्या? पहली समिति हुई थी 300 BC में। ठीक है। पूछता है कि पहली समिति आखिर हुई कहाँ थी। तो आपको बताना है कि जो पहली समिति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। जैसा कि आपको बता दें, हम कुछ बताए थे कल आपको कि पाटलिपुत्र का उपनाम क्या है। आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को याद भी होगा कि पाटलिपुत्र जिसका उपनाम क्या है, पटना। पटना को ही हम क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र पहले बोला करते थे। ठीक है। आपको बता दें कि 300 BC में पाटलिपुत्र में पहली जैन समिति हुई थी। पूछता है कि पहली जैन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। क्या? पहली जैन समिति की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है जो पाटलिपुत्र में जैन समिति हुई थी उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र, क्या? स्थूलभद्र जी के द्वारा की गई थी। क्या? स्थूलभद्र जी के द्वारा किया गया था। स्थूलभद्र जी के द्वारा किया गया था। दूसरा है कि दूसरी आखिर समिति कब हुई। क्या? दूसरी समिति कब हुई। आपको बताना है कि दूसरी समिति जो है 6वीं शताब्दी में हुई। क्या? 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। शताब्दी में हुआ। क्या? शताब्दी में हुआ। दूसरी समिति 6वीं शताब्दी में हुआ। क्या? 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। दूसरी समिति 6वीं शताब्दी में हुआ। पूछता है कि आखिर इसकी अध्यक्षता कहाँ पर और किसके द्वारा किया गया। तो आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता बल्लवी, आपको हम कल भी डिस्कस किए थे, आखिर बल्लवी है कहाँ। तो आपको बता दें कि बल्लवी ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक, बल्लवी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता जो है ये क्षमा श्रवण के द्वारा की गई। क्या? क्षमा श्रवण। क्या भाइयों? क्षमा श्रवण। क्या? क्षमा श्रवण जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्या? इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। आप देख लीजिए पहली समिति 300 BC में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा क्या है, दूसरा अध्यक्षता 6वीं शताब्दी में बल्लवी की जगह पर क्षमा श्रवण जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। पूछता है कि आखिर स्यादवाद सिद्धांत क्या है। क्या? स्यादवाद सिद्धांत। क्या? स्यादवाद। क्या? स्यादवाद सिद्धांत। क्या? स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत तो आपको बताना है कि ये जैन धर्म से संबंधित है। क्या? ये जैन धर्म से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है कि अणुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है। क्या? अणुव्रत। क्या? अणुव्रत किससे संबंधित है। तो भी आपको बताना है कि ये भी जैन धर्म से संबंधित है। क्या? जैन धर्म से संबंधित है। आशा करता हूं कि ये जो मैं जैन धर्म के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया हूं ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी कभी पूछ लेता है पेपर में क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्या जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, क्या चंद्रगुप्त मौर्य, क्या चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। आखिर ये किस धर्म को अपनाए थे लास्ट में, तो आपको बताना है कि जो जैन धर्म है इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि इसमें जो 5 महाव्रत हैं वो उनका बहुत अच्छा लगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं जैसे मंदिरों के बारे में। जैन धर्म के कुछ फेमस मंदिर है, जैसे आपको पता होगा को दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन टेम्पल। दिलवाड़ा का जैन टेम्पल यानी जैन मंदिर ये कहाँ पे है,
तो आपको बता दें ये है माउंट आबू। क्या? माउंट आबू। ये माउंट आबू आखिर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। ये फेमस टेम्पल है जैन धर्म का। फेमस टेम्पल जो है ये माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ये सभी चीजें जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। आपको एक चीज और बता दें, पूछता है कि कल्प व्रत, कल्प सूत्र। क्या? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र होता क्या है? कल्प सूत्र मतलब जो जैन धर्म के लोग हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनकी एक जीवनियों का क्या है? संग्रह है। क्या? उनकी जीवनियों का संग्रह है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है? ये इनके जीवनी का संग्रह है। क्या? जीवनी का संग्रह। क्या? जीवनी का संग्रह है। ठीक है। जो ये किससे संबंधित है आपको बताना है, पेपर में पूछ लेता है। या तो पूछेगा कल्प सूत्र का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से। क्या? जैन धर्म से। या इसे पूछता है, या पूछता है कि कल्प सूत्र का मतलब क्या होता है। आपको बता दें इस ऑप्शन में जो अजित नाथ जी दिए गए हैं ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। ठीक। आपको अभी क्या क्या बताएं, बताते चलते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी आदित्यनाथ जी। इनका नाम, ऋषभ देव का नाम क्या था? आदिनाथ था। क्या? आदिनाथ। उसके बाद आपको बताए हम कि पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। आदित्यनाथ ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर महावीर स्वामी का जो बचपन का क्या नाम है, तो आपको बताना है वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम आपको हम बता दिए। जो भी चीजें थी ये चीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। हम यहाँ पर सब कुछ आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैंसर। क्या? कैंसर का अध्ययन। क्या? कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन संबंधित है। ये जो स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीखिएगा। कैंसर का अध्ययन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी। क्या? ऑन्कोलॉजी। सेकंड ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। थर्ड है एनाटॉमी, एनाटॉमी। नेक्स्ट इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं ये सब परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो आपको बता दें जो कैंसर होता है, कैंसर का अध्ययन जो होता है इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर का स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ये ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। क्या मित्रों? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन करते हैं। क्या? पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी मतलब होता है जो शरीर की संरचना और बनावट। क्या? शरीर की आंतरिक भागों की जो बनावट और संरचना है, शरीर के जो आंतरिक भागों की बनावट और संरचना है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। शरीर के आंतरिक भागों की बनावट, कैसे बनावट हुआ है उसकी संरचना के बारे में हम डिस्कस यानी इसमें अध्ययन करते हैं। एक है ऑप्शन इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है जो मानव या जो पशु हैं इसका पर्यावरण के द्वारा इस पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका हम अध्ययन करते हैं। क्या? पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। प्रभाव का स्टडी करते हैं। क्या? पर्यावरण का प्रभाव का स्टडी करते हैं। जो मानव है, पशु है, इसका हमारे जीवन पर, पर्यावरण जो है इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। पूछता है कि सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। क्या? जैसे पेपर में पूछता है कि सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ। तो आपको बताना है कि जो सिस्मोग्राफ संबंधित है ये भूकंप से संबंधित है। क्या? भूकंप से संबंधित है। हम यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जो स्टडीज़ हैं आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टडीज इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं पेपर में जो पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पर हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको दिखा दें, पूछा गया है कि एंथ्रोपोलॉजी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। क्या?
एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है मानव जाति का, कि पहले मानव जाति कैसी थी, अब कैसी मानव जाति हो गई। ठीक है, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक, पूछ लिया आपको मान लो एंटोमोलॉजी, क्या एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी, यहाँ पर हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका, चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका, चींटियों का अध्ययन। ठीक है भाइयों, यहाँ पर हम चींटियों का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में। फिर पूछ लेता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक बताए आपको सेरोलॉजी, कल बताए थे कि रेशम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आपको बताना है मानव जाति का अध्ययन करते हैं। फिर पूछ लेता है कभी कभी साइटोलॉजी में, साइटो यानी सेल, क्या साइटोलॉजी, क्या पूछता है कि साइटोलॉजी, क्या साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, क्या साइटोलॉजी में, साइटो यानी सेल, सेल मतलब क्या होता है कोशिका, हम कोशिका का इसमें अध्ययन करते हैं। क्या, कोशिका का अध्ययन, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। साइटो टर्म जो है ये यूज होता है सेल के लिए, क्या सेल, सेल यानी कोशिका, उसी से बना है साइटोलॉजी, क्या साइटोलॉजी। ठीक है, आप देख लीजिए ये जो इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ फैक्ट बताए हैं, ये सब फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे बता दें कुछ चीज़ें जैसे और होती हैं, आर्कियोलॉजी, इपियोलॉजी, आपको सब बताते हैं, देख लीजिएगा। आर्कियोलॉजी क्या, जैसे पूछता है कभी कभी आर्कियोलॉजी, क्या आर्कियोलॉजी, हिंदी में लिख देते हैं, देखिएगा कभी कभी पूछता क्या है आर्कियोलॉजी, क्या आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। तो आपको बताना है कि आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजी में जो पुरातत्व है, क्या पुरातत्व, पुरातत्व यानी जो पहले खुदाई हुई, उसके जो खुदाई, पुरातत्व यानी जो खुदाई हुई पहले उसका अध्ययन हम लोग, पुरातत्व के बारे में इसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। क्या, यहाँ पर पुरातत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको हम कल बताए थे कि एपीकल्चर, क्या बताए थे, एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, आपको बताए थे मित्रों, एपीकल्चर में हम अध्ययन करते हैं किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। किसका, मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं, आपको हम कल बताए थे। ठीक है, आपको कल हम और बताए थे, सेरिकल्चर बताए थे, पीसीकल्चर बताए थे। आपको कुछ दिनों बाद यहाँ पे हम रेगुलेशन की एक सीरीज लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन रेगुलेशन से बन सकती हैं हम उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूछता है कि टैक्सोनॉमी, जैसे पूछ लेता है मान लीजिए टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, क्या टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, क्या टैक्सोनॉमी। तो आपको बताना है ये वर्गीकी से संबंधित है, क्या वर्गीकी के संबंधित है, वर्गीकी से संबंधित है, संबंधित। ठीक है, इसी तरीके से हम डेली एक क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन केवल एक ही था, लेकिन हम यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले समय में एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की, क्या एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज किसने की, हु इन्वेंटेड एक्सरे, क्या एक्सरेज की खोज किसके द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन पहला है हम्फ्री डेवी, क्या हम्फ्री डेवी। सेकंड ऑप्शन इसमें लिखा गया है कि रॉबर्ट कोच, क्या रॉबर्ट कोच। थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या मार्टिन कूपर, क्या मार्टिन कूपर। फोर्थ है रोजर वेकन, क्या रोजर वेकन। देखिएगा आप हम्फ्री डेवी इसकी खोज करता, यानी आपको बताना है कि एक्सरे की खोज किसने की, वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। इसी तरीके से आप इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन अवश्य चूज किए होंगे जो कि आपका गलत होगा। देखिए हम बताते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है। आपको बता दें जो एक्सरेज होती है इसके खोजकर्ता है रोंटजन, क्या रोंटजन ने एक्सरेज किरण की खोज की, रोंटजन ने, रोंटजन जो है रोंटजन ने एक्सरेज की खोज की। हम्फ्री डेवी जो ऑप्शन दिया गया है ये खोज किए थे किसका, सेफ्टी लैंप, क्या सेफ्टी लैंप। जो सेफ्टी लैंप होता है इसके खोजकर्ता कौन है, हम्फ्री डेवी, क्या
हम्फ्री डेवी। ठीक है, आपको बता दें जो रॉबर्ट कोच हैं, मार्टिन कूपर है, रोजर बेकन है, इन सभी इस ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस सब ऑप्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरीके से अभी हम एक्सप्लेन करते गए हैं। ठीक है, जैसे काफी पूछता है कि आखिर मलेरिया के जो टीबी का टीका है, मलेरिया का है, जैसे लिख लीजिएगा आप, मलेरिया का जो टीका है, मलेरिया का टीका, क्या मलेरिया का जो टीका है इसके खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना है जो मलेरिया है इसके जो टीके हैं इसके खोजकर्ता कौन है। मलेरिया के टीके जैसे हो गया आपका कभी चेचक, क्या चेचक 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 हो गया, इसको भी आपको, ये सब चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। हम देखेंगे कितने बच्चे एक्टिव हैं क्लास के अंतर्गत, आप यही हम देखना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि आखिर जो जोनाल्ड साल्क है ये किसके टीके की खोज करता है? क्या जोनाल्ड साल्क यानी पोलियो, जो एक पोलियो नहीं होता है, पोलियो का जो टीका होता है, पोलियो का जो टीका होता है इसके खोजकर्ता क्या है? जोनाल्ड साल्क। क्या जोनाल्ड साल्क, क्या जोनाल्ड साल्क, क्या जोनाल्ड साल्क। ठीक है, ये पोलियो के टीके के खोज करता है। ठीक है, इसी तरीके से पूछता है कि बीसीजी, क्या बीसीजी इसका फुल फॉर्म कहीं पूछता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या बैसिलस 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 कॉलमेट कॉलमेट ग्यूरिन, क्या बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ग्यूरिन पेपर में पूछता है, उसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। पूछता है इसका कौन है, तो कॉलमेट ग्यूरिन इसकी खोज करता है। क्या कॉलमेट जी इसके खोज करता है, क्या कॉलमेट जी इसके खोज करता है। इसका पूछता है मलेरिया के टीके की खोज करता कौन है? रोनाल्ड रॉस। क्या रोनाल्ड रॉस, क्या रोनाल्ड रॉस, क्या ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस। पेपर में ऐसे पूछ लेगा तो आप लोग कैसे बताएंगे, इसलिए कभी कभी पूछ लेता है आप लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसका खोज करता कौन है? तो आपको बताना है मार्टिन कूपर जो है ये मोबाइल के खोज करता है। क्या मोबाइल के खोजकर्ता जो है ये मार्टिन कूपर है। ठीक है, आपको हम बताते चले इसी सीरीज में कि जो ये सीरीज है हम आप लोगों के उद्देश्य यही है लेके आने का कि जो क्वेश्चन बनेंगे सब इसी सीरीज से बनेंगे, बस आप अपना प्यार जताते रहिएगा, देखिएगा। और जैसे पूछता है कि स्कूटर की खोजकर्ता कौन है? क्या स्कूटर, जैसे पूछ लिया पेपर में स्कूटर के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है कि ब्राडशा। क्या ब्राडशाह, ब्राडशाह जो स्कूटर की खोज करता है ये है ब्राडशाह। क्या ब्राडशाह। ठीक है, ब्राडशाह जी ब्राडशाह ये स्कूटर के खोज करता है। ठीक है, टीवी का कहीं पूछ लेता है कि टेलीविजन के खोज करता कौन है? जो टेलीविजन हम लोग टीवी देखते हैं उसके खोज करता कौन है? ठीक है, टेलीविजन यानी टीवी के, तो आपको बताना है जी.एल. बेयर्ड। क्या जी.एल. बेयर्ड, क्या जी.एल. बेयर्ड ये जो है टेलीविजन के खोज करता है। ठीक है, टेलीविजन के खोज करता है। जैसे कि पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है? एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछता है इसके आखिर खोज करता कौन है? तो आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन है इसके खोज करता है जे थॉमसन जी। क्या सर जे थॉमसन जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और पूछ लेता है कि प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन। एक ट्रिक है आप लोग याद रखिएगा, ईटा पर नाचे। क्या ईटा पर नाचे, क्या ईटा पर नाचे, ये ट्रिक है, इसी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा ये ईटा पर नाचे जो ट्रिक है इसमें क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके खोजकर्ता जे थॉमसन। अब आगे प्रोटॉन, इसके खोजकर्ता क्या हो जाएंगे? रदरफोर्ड। आर फॉर रदरफोर्ड। क्या रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जो है इसके खोज करता है। क्या रदरफोर्ड, प्रोटॉन के खोज करता है रदरफोर्ड। आगे है ऑप्शन न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। क्या चैडविक जी न्यूट्रॉन के खोज करता है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या ये अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? क्या गुप्त वंश का संस्थापक आखिर कौन था? गुप्त वंश का आखिर संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा है बिंबिसार। क्या बिंबिसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है बाबर। क्या बाबर।
आप देखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक जो है ये हैं श्रीगुप्त। क्या? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। इसमें लिखा है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बाबर। आपको बता दें कि जो मुगल वंश है इसके संस्थापक बाबर है। क्या? इसके संस्थापक बाबर है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जैसे कुछ और पूछता है, आपको बता दें, पूछता है कि नंद वंश के आखिर संस्थापक कौन है। क्या? नंद वंश के संस्थापक कौन है? आपको बताना है कि महापद्मनंद, महापद्मनंद ये जो है नंद वंश के संस्थापक हैं। पूछ लेता है कि यादव वंश के संस्थापक कौन है। क्या? यादव वंश के संस्थापक कौन है? क्या? यादव वंश के संस्थापक कौन है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। ठीक है, पूछता है कि जैसे आपको बता दिए हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार जी है। क्या? हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक डायनेस्टी इसके संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है क्या? बिंबिसार। क्या? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। कभी कभी पूछ लेता है कर्णवंश। क्या? कर्णवंश के संस्थापक कौन है? क्या? कर्णवंश। क्या? कर्णवंश, कर्णवंश। या पूछता है कि चौहान वंश। क्या? कर्णवंश या चौहान वंश। क्या? चौहान वंश इसके संस्थापक कौन है? क्या? इसके संस्थापक कौन है? आप सभी लोगों को बताना है कि जो कर्ण वंश या चौहान वंश है इसके संस्थापक वासुदेव हैं। कौन? वासुदेव। क्या? वासुदेव ये जो है कर्ण वंश के संस्थापक हैं। क्या? कर्ण वंश के संस्थापक हैं। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लमसम सभी पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कभी पूछ लिया आखिर सातवाहन वंश, सातवाहन वंश कहाँ पर? दक्षिण भारत में था। अभी धीरे धीरे हम हिस्ट्री को और डीपली लेके चलेंगे। ठीक है, पूछता है कि सातवाहन वंश। क्या? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? क्या? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? आपको बताना है कि शिमु। क्या? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शिमु। क्या? शिमुख सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख हैं। क्या? सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख हैं। ठीक है, आइए जैसे पूछता है कि तुलुव वंश के संस्थापक कौन है? क्या? तुलुव वंश के संस्थापक। क्या? एक पूछता है कि तुलुव वंश के संस्थापक। क्या? एक है तुलुव वंश, इसके संस्थापक हैं वीर नरसिंह। क्या? वीर नरसिंह। क्या? वीर नरसिंह जो है ये तुलुव वंश के। पूछता है कि जस्ट सुलभ वंश का संस्थापक क्या है? सुलभ वंश ये अभी पेपर में रेलवे में पूछा गया था, सुलभ वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है कि वीर नहीं लगाना, केवल लिखना है नरसिंह। क्या? नरसिंह जो है ये थे सुलभ वंश के संस्थापक। क्या? सुलभ वंश के संस्थापक ये नरसिंह हैं। क्या? नरसिंह। आपको देख लीजिए गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक हो गए। आपको बता दें जैसे कभी पूछ ले मान लो कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? क्या? कुषाण वंश के संस्थापक। क्या? कुषाण वंश के संस्थापक। क्या? कुषाण वंश के संस्थापक। जो कुषाण वंश है इसके संस्थापक हैं उजुल कडफेसिस। क्या? उजुल कडफेसिस। कौन है? उजुल कडफेसिस। उजुल कडफेसिस। उजुल कडफेसिस। ठीक है, आप लोग इतना घबराइएगा मत, हम इसमें भी बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे आने वाले सीरीज में। ठीक है मित्रों, आप लोग डरिएगा नहीं, ये सीरीज आप लोगों को यही उद्देश्य रख के बनाया गया है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे सब इसी स्लाइड से ही बनेंगे। आइए इसके साथ हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। देखिएगा पूछता है कि जो क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन एक है लीवर, दूसरा यकृत, पिट्यूटरी और अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। ठीक है, देखिएगा जो लीवर और यकृत है ये दोनों एक ही नाम है। क्या? ये दोनों एक ही नाम है, केवल ऑप्शन में पहला और दूसरा ये टाइपराइटर की मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। लीवर या यकृत दोनों एक ही नाम है, यही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। पूछता है कि आखिर
सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? क्या जब बड़ी पूछ सकता है तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। तो आपको बताना है मित्रों पीनियल ग्लैंड, क्या पीनियल, पीनियल जो ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथ है। पीनियल ग्लैंड को ही बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं जैविक घड़ी, क्या बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी, क्या जैविक घड़ी। हमारे जीवन की चक्र की जो घड़ी है यही है पीनियल ग्लैंड। पूछता है कि पीनियल ग्लैंड आखिर मिलता कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है कि ये मिलता कहाँ पे है, ये मिलता है मस्तिष्क यानी ब्रेन में। कहाँ पे? ब्रेन में, ब्रेन में। ये जो ब्रेन का ये पार्ट होता है यहाँ पर पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। क्या पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड। फिर पूछता है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई, तो पूछ सकता है पेपर में कि सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपको बताना है कि ये सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है। ठीक है, ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है। पैनक्रियाज को ही बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड, यानी क्या पूछते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या? मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड मिला के कुल होता है। यहाँ पर पे यहाँ से अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों निकलते हैं। क्या? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। क्या? मिक्स का मतलब हो गया ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ये दोनों ग्रंथि है। क्या? ये दोनों ग्रंथि है। पैनक्रियाज के बीटा सेल से पेपर में पूछता है कि पैनक्रियाज के कौन सा रस निकलता है, तो आपको बताना है अग्नाशयी रस या इंसुलिन। क्या? इंसुलिन, इसी का नाम है क्या? इंसुलिन। पेपर में पूछता है कि इंसुलिन का सेक्रीशन यानी निष्कर्षण कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है। इसका निष्कर्षण होता है पैनक्रियाज के किस सेल से? बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण पैनक्रियाज के बीटा सेल से होता है। ऑप्शन में एक दिया है पिट्यूटरी। क्या है पिट्यूटरी? ये ग्लैंड है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या? मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या? मास्टर ग्रंथि। पेपर में पूछा गया था कि मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। एक क्वेश्चन आता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब इसकी भी मास्टर हो, इसका भी मालिक हो। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि वो बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये जो है हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। अभी आप लोग कहेंगे कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे है, ये पाया जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये हम सब चीजें आपको बताएंगे। जैसे पूछ लिया कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्या? सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी बोन्स यानी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपको बताना है कि स्टेपीज। क्या? स्टेपीज ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये पाई कहाँ जाती है? ये कान के इनर लेयर में पाई जाती है। क्या? हमारा जो कान है इसका इनर लेयर ये 3 लेयर में होता है। एक होता है कान में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। इसमें क्या होता है, इसको याद करते हैं मिसियम आईसी। ठीक है, ये को बोलते हैं मिजो लेयर, ये होता है इंजो लेयर, ये होता है यस। ठीक है, मिस से आपको तीनों नाम याद रखना। ठीक है, एक होता है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज जो होता है सबसे छोटा होता है। ये हम आपको बायोलॉजी में अच्छी तरीके से डिस्कस कराएंगे। ठीक है, और देख लीजिए पूछता है कभी कभी ये सबसे बड़ी हड्डी। क्या? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी आप क्या बताना है? फीमर। फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आपका जो घुटने से लेकर के ऊपर कमर तक का जो पार्ट है लेग का, ये 2, ये संख्या में कितनी होती है फीमर? फीमर होती है 2। क्या?
कभी पूछ लेता है कि मानव शरीर में जो फीमर्स होता है इसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 2, इसकी संख्या होती है 2। ठीक है, पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्या पेपर में पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, क्या सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर पढ़ते रहिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये है त्वचा। क्या त्वचा। पेपर में पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, लोग गलती कर जाते हैं, वो मार देते हैं लीवर को, जो कि होना चाहिए क्या त्वचा। क्या होना चाहिए बेटो, यहाँ पे होना चाहिए त्वचा। ठीक है, देखिएगा पूछता है कि आखिर लीवर है क्या। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ यहाँ से किसका बाइल जूस यानी पित्तरस, क्या पित्तरस का स्राव होता है मित्रों। क्या पित्तरस का स्राव जो होता है वो लीवर से होता है। अब पूछता है कि पित्तरस जो स्राव होता है ये जाके कहाँ इकट्ठा होता है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा जा करके गाल ब्लैडर में। कहाँ पे, गाल ब्लैडर, कहाँ पे, गाल ब्लैडर में जा करके इकट्ठा होता है। ठीक है, निकलता तो है पैनक्रियाटिक जो जूस है वो निकलता है, अग्नाशयी जूस पैनक्रियास से निकलता है, जो यहाँ पे निकलता है बाइल जूस ये निकलता है लीवर से, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, ये जा करके इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, पूछता है कि पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो होती है 7.7। क्या इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7। पूछता है आखिर पित्तरस होता क्या है। यहाँ पे बता दें आपको पित्तरस की प्रकृति जो होती है ये होती है क्षारीय। क्या क्षारीय। आपको कुछ और हम डिस्कस करके बता सकते हैं कब क्षारीय होता है कब अम्लीय। जैसे एक ये लाइन है, इस लाइन पे आपको देखिएगा विजिबिलिटी। ठीक है, ये लाइन है, अगर ये 7 पे कोई चीज क्या होती है उदासीन, क्या उदासीन होता है। ठीक है, अगर 7 से वैल्यू कम है, 7 से वैल्यू कम है 0 तक है, तो यहाँ पे होता क्या है 7 से कम वैल्यू जो होती है ये यहाँ पे होती है अम्लीय प्रकृति। क्या अम्लीय प्रकृति। और जब 7 से लेकर के 15 तक यानी 7 के एबव जो वैल्यू होती है यहाँ की प्रकृति जो होती है ये होता है कैसा क्षारीय। क्या क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके इस 7 के उधर क्षारीय होगा, 7 से कम वैल्यू जो होगी यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पे प्रकृति होगी अम्लीय। लेकिन जब 0 पे कोई वैल्यू आएगी इसका मतलब ये प्रबल अम्ल होगा। क्या सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, यहाँ पे होगा प्रबल अम्लीय, प्रबल एसिडिक। क्या प्रबल एसिडिक यानी प्रबल अम्लीय। क्या प्रबल अम्लीय। ठीक है, जब होता है इसका मतलब जो 15 पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रबल क्षारीय। क्या प्रबल क्षारीय। ठीक है, आप यहाँ पे धीरे धीरे केमिस्ट्री को हम बताते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब समझ में आया आप लोगों को ये चीजें। यहाँ पर हम लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में और यहाँ पर जो छोटी बड़ी ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में, छोटी बड़ी जो हड्डियाँ हैं उनके बारे में हम आपको बता दिए। कभी कभी पूछता है कि जो आखिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड जो पीनियल आपको हम बताएं इसका आकार कैसे होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं इसको आप, इसका आकार के बारे में पूछ लेता है। आपको बताना है कि जो मटर का दाना होता है उसी के तरीके से छोटी सी होती है, ऐसे छोटी सी होती है मटर के दाने के समान, इसलिए इसका कभी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है, तो आपको बताना है कि जो पीनियल ग्लैंड है उसकी आकृति मटर के दाने के जैसे होती है। ठीक है, पूछता है कि आखिर लीवर का वजन कितना है यानी वेट, तो आपको बताना है कि लीवर का वेट है 1.5 kg यानी 1500 ग्राम। क्या 1500 ग्राम जो है ये लीवर का क्या होता है वेट होता है मित्रों। लीवर का जो वेट होता है ये 1500 kg होता है। आपको यहाँ पर हम लीवर के बारे में लमसम सभी चीजें डिस्कस कर दी हैं जो पेपर की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, हम वो सभी चीजों को आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दिए हैं। इसी के साथ आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्या भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान में संघीय पद्धति किस देश से लिया गया है। ये कौन सी पद्धति है, ये संघीय पद्धति है। ठीक है, संघीय पद्धति किस देश से लिया गया है। ऑप्शन 1 है कनाडा, सेकंड जर्मनी, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है अमेरिका। ये चारों क्योंकि हमारे जब संविधान बन रहे थे उसमें कई चीजें अन्य देशों से ली गई हैं, वही
चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो संघीय पद्धति है ये कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा यानी कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से हम लोग क्या लिए हैं संविधान में? आपातकाल। क्या मित्रों? आपातकाल को हम लोग जर्मनी से लिए हैं। साथियों, जो चीज़ें आपको पेपर में लगे कि इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, बाकी चीज़ आप लोग समझते चलिएगा। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं? समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना भी हम लोग, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? जो मौलिक अधिकार है, क्या? फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और क्या लिए हैं? न्यायिक पुनराविलोकन। क्या? न्यायिक पुनराविलोकन। क्या? न्यायिक पुनराविलोकन। पुनराविलोकन ये हम किस संविधान से लिए हैं? इसको लिए हैं अमेरिका के संविधान से। और क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका भी प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जो संविधान की संवैधानिक स्थिति है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या? संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक पेपर में पूछा गया है कि संवैधानिक को हम किस देश की संविधान से संवैधानिक स्थिति को जोड़े हैं। क्या? संवैधानिक स्थिति को जोड़े हैं। ये चीज़ें जो पेपर की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें हम आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि आखिर ब्रिटेन की जो प्रणाली है वहाँ से हम क्या क्या, क्योंकि ब्रिटेन से हमारा संविधान का निर्माण ही हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, यानी ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। ठीक है, ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो आपको बताना है कि जो एकल नागरिकता है, क्या? एकल नागरिकता। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। पूछता है कि ब्रिटेन से और क्या लिए हैं? हम लोग संसदात्मक व्यवस्था लिए हैं। क्या? संसद, जो हमारे यहाँ संसद है, संसदात्मक व्यवस्था जो है ये हम लोग लिए कहाँ है? ब्रिटेन से लिए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से लिए हैं। द्विसदनी प्रणाली यानी लोकसभा और राज्यसभा। क्या? द्विसदनी प्रणाली। क्या? द्विसदनी प्रणाली जो है ये कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं। क्या? द्विसदनी प्रणाली हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली जो है ये हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। पूछता है कि आखिर महाभियोग किस देश से लिया गया है? क्या? महाभियोग ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या? अमेरिका के संविधान से हम लोग महाभियोग शब्द को लिए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हम लोग महाभियोग शब्द को लिए हैं। जैसे जर्मनी से आपातकाल हो गया, समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? पूछता है पेपर में, डीपीएसपी जो कहाँ से लिया है, तो आपको बताना है कि जो आयरलैंड का संविधान है हम लोग वहाँ से डीपीएसपी का कलेक्शन यानी संगठन किए हैं। ठीक है, आपको हम बता दें, कुछ रीड्स बता दें, जैसे आर्टिकल 26, आर्टिकल कुछ आप लोग को हम आर्टिकल जो है कुछ यहाँ पे कल आपको हम नहीं बताए थे, वो आर्टिकल हो सकता है चलिए अगली क्लास में इस आर्टिकल को हम लेके आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मित्रों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संविधान सभा की ये सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या? संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? पहला है BR अम्बेडकर। क्या? भीमराव अम्बेडकर। क्या? भीमराव अम्बेडकर। सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड ऑप्शन क्या है मित्रों? ये है, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको बता दें जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति जब बन रही थी संविधान की समितियां, उसमें प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन जो जवाहरलाल नेहरू दिया है ये है संविधान समिति के अध्यक्ष। क्या? संविधान समिति के अध्यक्ष। क्या? संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये किसके अध्यक्ष थे? उस समय राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति। क्या? राष्ट्र ध्वज
तदर्थ समिति, क्या राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको दिख रहा होगा भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम कुछ चीज़ें और बता दें। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम आपको बता सकते हैं, ये जो संचालन समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। क्या जो संचालन समिति है इसके भी अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये प्रांतीय समिति, क्या प्रांतीय जो प्रांत जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कई प्रांत चाहते थे हम अलग हो, उन सभी को इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए जो प्रांतीय समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और जो अल्पसंख्यक परामर्शदार्शी समिति थी उसके भी अध्यक्ष क्या ये भी थे। क्या अल्पसंख्यक परामर्शदात्री सभा, क्या अल्पसंख्यक परामर्शदात्री सभा के जो समिति थी उसके अध्यक्ष क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ उपसमितियां भी थी जैसे अल्पसंख्यक उपसमिति। क्या अल्पसंख्यक उपसमिति, ये भी आप याद रखिएगा। अल्पसंख्यक उपसमिति, क्या उपसमिति, इसके जो अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। क्या एच.सी. मुखर्जी। पेपर में पूछता है कि आखिर अल्पसंख्यक समिति के जो उपसमिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि एच.सी. मुखर्जी जो अल्पसंख्यक था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो अल्पसंख्यक परामर्शदार्शी पूछेगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल मानना है। जब पूछे अल्पसंख्यक उपसमिति तो आपको मानना है एच.सी. मुखर्जी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपको बता दें कि जो भारत के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, ये थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। क्या पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट राष्ट्रपति भारत के कौन थे? पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और कुछ आपको बता दें संविधान सभा है इसका गठन कब किया गया, आप लोग ये हमको डिस्कस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए पूछते हैं, देखते हैं आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, आइए चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, हम आप गारंटी लेते हैं कि हम जो यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन कराते हैं उस 10-12 क्वेश्चन के अंतर्गत कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चनों का सिलेक्शन देते हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन पेपर में इसी स्लाइड से ही आएंगे। ओजोन परत, क्या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ठीक है, आपको बता दें कि जो समताप मंडल है इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और ये एक आपको दिखा दें, एक बार आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा देते हैं जितने भी मंडल हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा इस स्लाइड में आपको पूरा का पूरा जितना भी स्लाइड में जितना भी दिख रहा है आपका पूरा का पूरा एक ही बार में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, देखिए जितने भी परत है, भूपर्पटी यानी पृथ्वी की जो सतह है उसमें कई परतें पाई जाती है। ये आपकी पृथ्वी हो गई, आपका अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ का ये जो पहला वाला ये सतह आपको दिख रहा होगा, ये आपका दिख रहा है क्या? क्षोभ मंडल। क्या लिखा गया है मित्रों? क्षोभ मंडल। क्या क्षोभ मंडल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। क्या ट्रोपोस्फेयर। ये इसकी जो लंबाई होती है 10 0 से 12 के अप्रॉक्सीमेट, लेकिन पेपर में 18 16 से 18 अप्रॉक्सीमेट पूछता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आखिर घटनाएं कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पर बादल बन रहे हैं। क्या बादल बन रहे हैं, इसका मतलब जो बादल का बनना है, क्या बादल का बनना, क्या बादल बनना ये किस में घटित होता है? ये सभी घटनाएं
क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। बादल बनना, यहाँ पर जीवन के बारे में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं किस में होती हैं घटित? ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में होता क्या है, गर्मियों के दिनों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। क्या? गर्मियों के दिनों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। और क्या होता है, गर्मी के दिन में इसकी मोटाई क्या होती है, गर्मी के दिन में इसकी जो मोटाई है ये क्या होती है, ये वृद्धि हो जाती है। इसकी मोटाई में क्या होती है, इसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। आप इसको देखिएगा इस स्लाइड को, इसमें हम आपको बहुत बेहतरीन तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको सबसे अलग तरीके से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पूछता है कि इसमें सबसे सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो आपको बता दें जो क्षोभ मंडल है इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्या? सर्वाधिक घनत्व जो होता है ये होता है क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्या? क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। और पूछता है कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, क्या जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश यानी जो मौसमी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं यहीं पे घटित होती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अगले, आप देखिए ये सेकंड लेयर है क्या, ओजोन लेयर। क्या है? समताप मंडल, इसी के अंतर्गत कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन परत। पूछता है कि पेपर में ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि ओजोन लेयर ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। पूछता है कि आखिर इसकी लंबाई कितनी है, आपको बताना है कि 13 से 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा लेयर जिसका तापमान स्थिर रहता है, तो आपको बताना है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसका तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। इसीलिए उसमें होता क्या है, इसमें जो हवाई जहाज आपको दिख रहा होगा, जो हवाई जहाज होते हैं यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या? हवाई जहाज उड़ते हैं। ये जो ओजोन परत है, पूछता है कि ये मानव जीवन की रक्षा के लिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसकी जो मोटाई हम लोग नापते हैं, किस में नापते हैं, डाबसन में। क्या? डाबसन में नापते हैं। इसकी मोटाई को मेजरमेंट करते हैं हम किसके द्वारा, डाबसन के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। पेपर में ये पूछा गया है आखिर ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। आइए आप अगला ये मेसोस्फेयर। क्या? मेसोस्फेयर, जो मेसोस्फेयर है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेसोस्फेयर सबसे ठंडी परत है। क्या? सबसे ठंडी परत कौन सी है, मेसोस्फेयर। ठीक। यहाँ पर क्या होता है, जो उल्कापिंड है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या? उल्कापिंड का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, अगली जो लेयर है ये थर्मोस्फेयर यानी आयनोस्फेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल। क्या बोलते हैं मित्रों, आयन मंडल। क्या? आयन मंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी सैटेलाइट, जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सभी यहाँ से, हमारा जो संचार होता है, क्या संचार यानी कम्युनिकेशन, जो हम फोन से बातचीत करते हैं सब कुछ इसी स्फेयर में होता है। क्या? सब कुछ इसी स्फेयर में, आयनोस्फेयर यानी ओजोन जो आयन मंडल है यहाँ पर सभी प्रकार के संचार होते हैं। जो भी रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स हैं, सभी वेव्स इसी मंडल में पाए जाते हैं। आपका अगला है वायुमंडल। क्या? एक्सोस्फेयर। यहाँ पर जो भी गैसें हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी गैसें एक्सोस्फेयर में पाई जाती हैं। क्या? एक्सोस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है। और जैसे आपको बता दें कि जो पृथ्वी का जो घनत्व है, क्या पृथ्वी का घनत्व, कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, आपको याद रखना है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या? 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और क्या इसमें बाकी जो भी एग्जाम में दृष्टिकोण से सबसे अच्छा था, हम सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है। अगली स्लाइड ये है, आप देखिएगा अगली स्लाइड आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों का हम संग्रह लेके आ रहे हैं, आप लोग बस अपना प्यार जताइए रखिएगा। देखिएगा हम कभी भी आप लोगों को इतना अच्छे मुकाम पे लेके चले जाएंगे कि आप सोचते ही रह जाएंगे कि आखिर सर ने किस तरीके का हम लोगों के बीच में क्वेश्चन का कलेक्शन दिया था। पूछ लेता कभी कि पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन जो क्या बोलते हैं, जैसे होता है एक होता है एरोलॉजी। क्या? एरोलॉजी। क्या? एरोलॉजी। और एक होता है मेटेरियोलॉजी। क्या? मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी। ठीक। ये दोनों एक जगह पर नोट कीजिएगा। एरोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी का जो
जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। क्या? जो आंतरिक सतह है उसका अध्ययन जब हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे एरोलॉजी। क्या? पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है उसका अध्ययन हम बोलते हैं एरोलॉजी। जब आपको बोलेगा मेट्रियोलॉजी, आपको बोलना है कि पृथ्वी का जो बाह्य सतह है, क्या? बाह्य सतह, उसका अध्ययन मेटेरियोलॉजी होता है। ठीक है। प्रकाश मंडल आपको दिख ही रहा होगा। जब हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे कि सन का जो सबसे बाहरी वाला होता है वो प्रकाश मंडल होता है। ठीक है। आइए इसी के साथ आपको हम आगे ले चलते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा। क्या? जब हम 165 किलोमीटर ऊंचाई पे जाते हैं पृथ्वी से, जो 165 किलोमीटर पर ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या? 1 डिग्री जो मेरा तापमान है वो वृद्धि हो जाता है। क्या? 1 डिग्री में तापमान में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी पूछ लेता है आखिर हम 1 किलोमीटर जाएंगे, ये तो 1 मीटर है। जब हम ये 165 मीटर है, क्या? ये 165 मीटर है। जब हम जाएंगे 1 किलोमीटर, क्या? 1 किलोमीटर के नियर अबाउट जाएंगे तब आपके तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। क्या? पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति और मंगल, सबसे बड़ा ग्रह आखिर कौन सा है? ठीक है। ये पहला ग्रह सबसे बड़ा जो है ये है बृहस्पति। हम सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। देखिएगा आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी। ठीक है। इस स्लाइड को हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी सबसे अच्छे तरीके से हो पाए। देखिएगा हम यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम नोट डाउन करते चलेंगे। ये आपका सन है। सबसे पहले सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या? सूर्य एक तारा है। इसमें ये क्या है? गैसों का एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस से ये मिल करके सन को ऊर्जा देती है। ठीक है। जैसे आपको बता दें यहाँ पर क्रिया कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। क्या मित्रों? नाभिकीय संलयन, संलयन। ठीक है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके आपस में ये क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक तैयार करते हैं। तो इससे बनता क्या है? इससे ऊर्जा बनती है और हम लोगों तक पहुंचती है। ठीक है। सन के बारे में ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे ये है। इसका जो बाहरी मंडल होता है, ये सन का सबसे बाहर चमकीला वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या? प्रकाश मंडल। क्या? प्रकाश मंडल। ठीक है। प्रकाश मंडल। ठीक है। ठीक। ये हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8। क्या? इस समय 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9। 9वां कौन सा? प्लूटो। क्या? 9वां जो था वो था प्लूटो। ये क्या हो गया? द्वार्फ ग्रह। क्या? द्वार्फ। पेपर पूछता है आखिर द्वार्फ ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है जो प्लूटो है ये अब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है। 8 ग्रह किस प्रकार से हैं? पहला है मरकरी। क्या? मरकरी। अगर विजिबिलिटी आप लोगों को नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा ये पहला मरकरी, ये हो गया वीनस, सेकंड वीनस, थर्ड क्या हो गया? ये मेरा अर्थ हो गया, फोर्थ क्या हो गया? ये मार्स हो गया, फिफ्थ ये हो गया आपको जुपिटर यानी बृहस्पति, अगला सैटर्न, सैटर्न यानी शनि, और अगला यूरेनस, अगला नेपच्यून। ये आपको सभी जो ग्रह हैं आपको हम सीरियल वाइज दिखा दिए हैं। पहला क्या है? मरकरी। पूछा जाता है आखिर जो मरकरी है इसका रोटेशन टाइम कितना है? 88 दिन। सबसे कम समय, सबसे कम समय सूर्य, सबसे कम समय जो लेता है ये सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। ठीक है। मरकरी का ये जो नाम लिखा है ये बुध, बुध, बुध को क्या बोलते हैं? इसका मरकरी नेम है। ठीक है। वीनस यानी शुक्र। क्या? शुक्र को वीनस भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो है सबसे गर्म ग्रह। क्या है? गर्म ग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है लेयर होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो हमारा ये सन है, मान लीजिए मेरा सन है, ठीक, ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अगर आ गई, मान लीजिए जो सन से, सूरज की रोशनी से जो रेज आएंगी ये पृथ्वी पर आएंगी, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा? ये पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाएंगी। होगा क्या? इसमें आएंगे फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएंगे। इससे ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से ये जो है सबसे गर्म होता है। इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की बहन। क्या, पृथ्वी की बहन। क्या, पृथ्वी की जो बहन है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? पेपर में पूछता है आखिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा है ग्रह है, तो आपको बताना है जो पृथ्वी का जुड़वा बहन है ये है शुक्र ग्रह। आइए हम चलते हैं आगे, ये अर्थ। क्या, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ, ये आगे क्या है, मार्स। क्या, मार्स। मार्स यानी मंगल। अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। क्या, ब्लू यानी नीला ग्रह। क्या, ब्लू ग्रह यानी नीला ग्रह। क्या, नीला ग्रह पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पे जल की बहुत अधिकता है। आगे आते हैं मार्स पे। आपको दिख रहा है मार्स का कलर कैसा है, रेड कलर। क्या, रेड कलर का हमारा मार्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें लोहे यानी फेरिक ऑक्साइड जो है, ये फेरिक ऑक्साइड की अधिकता। क्या, फेरिक ऑक्साइड। पेपर में कभी कभी पूछता है आखिर फेरिक ऑक्साइड की अधिकता किस ग्रह में है, आपको बताना है। मंगल ग्रह में फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल है, ठीक है। ये मंगल ग्रह लाल रंग का आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, ये देखिएगा जुपिटर। क्या, जुपिटर यानी बृहस्पति, ये सबसे बड़ा, आकार में सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा ग्रह है। क्या, सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी का जो सौर मंडल का है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। क्या, जुपिटर सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह है। क्या, सबसे बड़ा ग्रह। इसका एक उपग्रह क्या है, गैनीमेड। क्या, गैनीमेड। इसका गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड है, ठीक है। आइएगा और आपको हम बताते हैं, देखिएगा जैसा। इसके बाद चलते हैं हम सैटर्न यानी शनि। ये शनि जो सैटर्न, इसका कहीं पूछता है आखिर शनि को क्या बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं। क्या, ये आपको एक रिंग दिख रही है। क्या, ये रिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं छल्ला, इसको बोलते हैं छल्लों का समूह। क्या, छल्लों का समूह। क्या, छल्लों का समूह किस ग्रह में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि जो शनि ग्रह है उसमें छल्लों का समूह पाया जाता है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, तो ये क्या है हमारा यूरेनस यानी अरुण। क्या, यूरेनस यानी अरुण। क्या, आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है यूरेनस यानी अरुण। क्या, यूरेनस यानी अरुण। कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर यूरेनस मतलब ये क्या, कौन सा ग्रह है, आपको बताना है ये लेटा हुआ ग्रह है। कैसा है, ये लेटा हुआ है यानी सोया हुआ है, यानी सूते हुए अवस्था में ये अरुण ग्रह है, ठीक है। इसका पूछता है कभी कभी इसके खोजकर्ता कौन है, आपको बता देना हर्शेल। क्या, विलियम हर्शेल इसके खोज करता है, ठीक है। आगे है वरुण। क्या, वरुण ये सबसे बाहरी प्लेनेट है, सबसे बाहरी प्लेनेट वरुण है। और सबसे नजदीकी क्या है, अरुण। क्या, सबसे नजदीकी बुध है और सबसे बाहरी क्या है, वरुण है। पूछता है कि सबसे ज्यादा आखिर सबसे ज्यादा ग्रह किसके हैं। क्या, सर्वाधिक ग्रह किसके हैं, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं। और पूछता है सबसे पहले स्थान पे कौन सा है, आपको बता दें शनि के पास सबसे अधिक ग्रह है उपग्रह। उसके बाद पूछता है आखिर उसके बाद सेकंड रैंक पे कौन है, तो आपको बताना है कि सेकंड रैंक पर है बृहस्पति। क्या, बृहस्पति सेकंड रैंक पे है, ठीक है। पहले रैंक पे क्या है, पहले रैंक पे शनि है, इसके पास 82 यानी 82 यानी नियर अबाउट 83 आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्थान पे क्या है, बृहस्पति। क्या, बृहस्पति। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम आपको यहाँ इस स्लाइड में सब कुछ बता दिए, ठीक है। कभी कभी पूछता है आखिर मंगल ग्रह। क्या, मंगल ग्रह का रंग कैसा है, आपको दिख रहा होगा ये लाल रंग, किस रंग का है, ये मंगल ग्रह का रंग लाल रंग है। क्या, लाल रंग है मित्रों मंगल ग्रह, इसलिए इसको मार्स बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से इसका रंग कैसा है, लाल है। कभी कभी उपसौर बोलता है अपसौर। क्या, उपसौर और अपसौर आपको याद रखना है। उपसौर मतलब होता है जब ये मान लीजिए कोई सन के अबाउट रोटेट कर रहा है कोई मान लीजिए ग्रह, तो ये जब ये नज़दीक होता है, सूर्य से नज़दीकी जो होता है इसको बोलते हैं उपसौर, और दूर होता है इसको बोलते हैं अपसौर। क्या, उपसौर मतलब होता है नज़दीक, और जब दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या, दूर को क्या बोलते हैं, दूर को बोलते हैं अपसौर। ये स्थिति कब बनती है, ये डेट पूछी जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कब उपसौर है कब अपसौर। आपको बताना है कि अपसौर जो है
21 जून जो अपसौर है ये 21 जून को है, 21 जून को है। ये 22 दिसंबर, क्या 22 दिसंबर को, 21 जून और 22 दिसंबर ऐसे आपको रखना है। 21 जून और 22 दिसंबर को अपसौर उपसौर की घटना, ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। बाकी जो भी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है यानी क्षुद्र ग्रह वाला बेल्ट, ठीक है, ये मंगल है और जुपिटर के बीच में यहाँ पर, ये जुपिटर के बीच में यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। क्या एस्टेरॉयड बेल्ट, छोटे छोटे धूमकेतु हैं, देखो आपको दिख रहा है कॉमेंट, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या एस्टेरॉयड बेल्ट। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर जो ही पाए जाते हैं, क्या इसके जो भी इधर पाए जाएंगे, इधर बोले तो मंगल, अर्थ, बुध और शुक्र, ये आपके कौन से होंगे, ये आपके होंगे पार्थिव ग्रह। कौन से ग्रह मित्रों, ये होंगे आपके पार्थिव ग्रह। इसको बोलते हैं, इधर साइड के ग्रह को क्या बोलते हैं, यहां लिख लीजिएगा पार्थिव ग्रह। क्या पार्थिव ग्रह, पार्थिव, पार्थिव ग्रह ये होते हैं पार्थिव ग्रह। पूछता है कभी कभी पार्थिव ग्रह या पूछेगा आंतरिक ग्रह। क्या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, ये आंतरिक ग्रह जो इधर इस जो बेल्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आएंगे, बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी और मंगल। इसके उधर जो है इनको बोलते हैं क्या, जोबियन ग्रह। क्या जोबियन ग्रह, क्या जोबियन ग्रह, जोबियन, जोबियन, जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह या बाह्य ग्रह या बाह्य ग्रह या भारी ग्रह। क्या भारी ग्रह, क्योंकि इसमें सभी भारी जितने भी बड़े बड़े देख रहे हैं ग्रह हैं ये सब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आखिर कौन सा बचा हुआ है, ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का आप आंसर मान लीजिएगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये है आपका बृहस्पति, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये अगला क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्या है, इसको आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है, देश दिया है, इसके राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है, क्या जो कंट्री है उसके नेशनल सिंबल्स दिए गए हैं, क्या भारत का शेर क्या होगा, इसमें आपको मिलाना है। जैसे आपका बता दें भारत का जो राष्ट्रीय सिंबल होता है ये अशोक स्तंभ, ये कहाँ पे है, ये सारनाथ, क्या सारनाथ में अशोक स्तंभ है। ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय 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 चिन्ह है। सारनाथ कहाँ पे है, ये वाराणसी में, कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। अगला क्या है, स्पेन, स्पेन का क्या है, ईगल, क्या गंजा ईगल को बोलते हैं स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह। नॉर्वे का क्या है, शेर है, क्या शेर। यूएसए का गोल्डन राड, क्या गोल्डन राड, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता आखिर फ्रांस का क्या है, आपको बताना है कि फ्रांस का जो है ये लिली है, क्या फ्रांस का लिली, ठीक, फ्रांस का लिली है। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको सही बताते चलेंगे। ये शेर आपको पता होगा, यहाँ का जो शेर के बारे में, ये नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, ठीक है। आपको हम जो पिछले क्लास में कुछ बताए थे आप लोगों को जो डेट वाइज, ठीक है, आज को हम डेट को डिस्कस आप लोगों के बीच में करते हैं, ठीक है, जो भी डेट थी, ठीक है, देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट डेज जो हम आप लोगों का आज रिवीजन करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आपको हम बताए थे क्या, 4 फरवरी को, 4 फरवरी क्या बताए थे, कैंसर डे, क्या कैंसर डे, क्या बताए थे, कैंसर डे। इसकी थीम आपको क्या बताए थे, केयर द क्लोज गैप, केयर द क्लोज गैप, ठीक है, क्लियर द क्लोज गैप, क्लोज द केयर गैप, क्या सॉरी, क्या क्लोज द केयर गैप, क्या इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्या क्लोज द केयर गैप, क्या क्लोज द केयर गैप। ये थीम पे पूछा जा रहा है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और पूछा था क्या 28 फरवरी, क्या 28 फरवरी को क्या बताया थी आपको, साइंस डे यानी विज्ञान दिवस, क्या विज्ञान दिवस। देखिए कौन सा विज्ञान डे है, ये है राष्ट्रीय, क्या ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पूछ लेगा आपको अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल साइंस डे आपको कब मनाया जाता है, आपको लिखना क्या है, यानी 10 नवंबर, क्या 10 नवंबर, ठीक है। और बताए थे आपको 13 फरवरी, क्या 13 फरवरी, यहाँ पे 2 डेज थे, एक था रेडियो डे, क्या रेडियो दिवस, और एक था क्या महिला दिवस, क्या महिला दिवस। ये क्यों मनाते हैं महिला दिवस, क्योंकि इसी दिन सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे है, क्या सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे है, सरोजनी नायडू, क्या मित्रों सरोजनी नायडू। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, भारत कोकिला, क्या भारत कोकिला को
कोकिला के नाम से ये फेमस है। ठीक है, और आपको कुछ जनवरी के डेट आपको याद करा दे, 9 जनवरी को आपको बताए थे ये क्या मनाते हैं, आदिवासी दिवस। क्या, आदिवासी डे। ठीक है, आदिवासी डे। ठीक है, और आपको कुछ बता दें इंपॉर्टेंट डे जो भी थे, धीरे धीरे आप इसे रिवीजन करते रहिएगा, आपका तैयार होता रहेगा। जैसे 1 फरवरी को याद कर लीजिएगा, 1 फरवरी को आपको बताए थे कोस्ट गार्ड डे। क्या, कोस्ट गार्ड डे, कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, और आपको बता दें 2 फरवरी को आपको हम बताए थे क्या, 2 फरवरी को बताए थे रामसर समझौता हुआ था, इसलिए रामसर दिवस यानी आर्द्र भूमि दिवस। रामसर कहाँ पे है, आपको बताए थे रामसर ईरान में है। इसमें क्या हुआ था, आर्द्र भूमि दिवस। क्या, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है मित्रों, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज अपनी क्लास का समापन करते हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।